नमस्कार, मैं हूँ रेखा। डीडी बिहार के खास कार्यक्रम बिहार बिहार में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और हम अपने विशेष मेहमान के साथ इस कार्यक्रम बिहार बिहार को लेकर उपस्थित हो चुके हैं। दोस्तों, आज जो विशेष मेहमान हमारे बीच उपस्थित हैं, शिक्षाविद हैं। किस तरीके से शिक्षा के माध्यम से आप अपना करियर बना सकते हैं, किस तरीके से शिक्षा के माध्यम से आप अपने जीवन को संवार सकते हैं, अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हमने उन्हें अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। इन तमाम विषयों पर हमारी बातचीत होगी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले अनमोल वचन हम आपको दिखाते हैं, जिसमें महापुरुषों द्वारा कही गई कुछ बातें होती है, लेकिन अनमोल बातें होती हैं। आइए देखते हैं अनमोल वचन। महात्मा गांधी ने कहा था, जब मैं सूर्यास्त और चंद्रमा के सौंदर्य की प्रशंसा करता हूं, मेरी आत्मा उसके निर्माता के पूजा के लिए विस्तृत हो उठती है। आज जो विशेष मेहमान हमारे पास उपस्थित है वो है राजकुमार प्रसाद जी। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद रेखा जी। आप शिक्षाविद हैं। आपके विषय में हमने अपने दर्शकों को बताया था कि किस तरीके से शिक्षा के माध्यम से आप अलग जगाते हैं, लोगों को शिक्षित करते हैं। ऐसे तो कई वर्ष आपने दिए हैं शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए, लेकिन शुरुआत जो था आपने बताया कि किस आपने नेतरहाट विद्यालय से शुरुआत की थी। लगभग 30-32 वर्षों का अनुभव रहा है आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं वो जो ज़िंदगी है उसे मैं एक सफ़र के रूप में लेता हूँ। लाइफ इज इटसेल्फ ए जर्नी एंड आई स्टिल टेक ऑन दैट लाइन। मैं अपनी ज़िंदगी की शुरुआत नेतरहाट विद्यालय से की। वहाँ हमने शिक्षण कार्य किया और फिर काफ़ी कुछ सीखा और सिखाने का प्रयास किया। फिर चूँकि लर्निंग का कोई फुल स्टॉप नहीं होता, देयर इज़ नो फुल स्टॉप विद द लर्निंग एंड दैट्स व्हाई आई कंटिन्यू माई सेल्फ टू बी ए गुड लर्नर। एक अच्छा लर्नर के रूप में खुद को आपके सामने देश के सामने रखने का प्रयास किया। नेतरहाट में शिक्षण के साथ साथ मेरी रुचि रही कि जब भी मौका मिले तो सेमिनार वगैरह अटेंड करें, कॉन्फ्रेंस अटेंड करें, पेपर्स भी वो सबमिट करें, रीड आउट करें। और साथ ही मैंने इस बीच हायर स्टडीज़ के तरफ भी अपने आप को मुखातिब किया। से आई वेंट फॉर द PhD वर्क्स एज वेल। रिसर्च पेपर्स भी मेरे पब्लिश हुए। और फिर बाद के दिनों 2017 के बाद मैंने जीवन की शुरुआत जारी रखी और फिर मैं सिविल सर्विसेज जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं इंस्पायर करने का प्रयास किया, गाइड के रूप में मोटिवेट करने का प्रयास किया। हम पीछे चलते हैं नेतरहाट के दिनों की, जो आपने कहा कि नेतरहाट वो एक आइडियाज़ है, एक कॉन्सेप्ट है। नेतरहाट इज़ नॉट ए मेरी स्कूल, इट्स ए कॉन्सेप्ट, इट्स आइडिया, एक फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ, जीवन का एक तर्क है, जहाँ हम 10 से 12 वर्ष के बच्चों को लेते हैं और फिर उनको जस्ट ये समझ लें कि एक पौधा है, किसी बागवा का एक पौधा है, तो एक गुलाब के पौधे को आप देख लें, वो अच्छे बेहतर गुलाब निकले, इसके लिए हम खाद भी देते हैं, वाटर भी देते हैं और फिर ज़रूरत पड़ने पे अनुशासनिक कार्रवाई भी करते हैं गुलाब के पौधों के साथ। सेम वे नेतरहाट स्कूल वो कॉन्सेप्ट है। वहाँ बच्चे आश्रम में रहते हैं और ये वहाँ पे अराउंड 25 आश्रम है वहाँ पे, और एक आश्रम में 20 से 25 बच्चे वहाँ पे रहते हैं और 20 से 25 बच्चों के लिए एक वहाँ पे टीचर होते हैं। टीचर्स आर कॉल दे आर द हाउस मास्टर्स, आश्रम देख वहाँ बोलते हैं, हॉस्टल स्टूडेंट नहीं बोलते हैं। फिर बच्चों की दिन चर्चा शुरू हो जाती है मॉर्निंग के 4:30 से, कुछ हाफ एन आवर फ्लक्चुएट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वेदर कंडीशंस। नाउ इट्स दिसंबर, वेरी कोल्ड देयर, तो जाड़े के दिनों में वहाँ पे विद्यालय बंद भी हो जाता है। तो इस तरीके से जो भी एक छोटे बच्चों के लिए माँ बाप करते हैं अपने घर में, मैं समझता हूँ कि उसे बेहतर मैंने पाया खुद को कि करने का मौका मिला। एंड आई एम वेरी हैप्पी। इंटरमीडिएट तक वहाँ एजुकेशन दिया जाता है और मैं कहूँ कि वहाँ का जो सिलेक्शन प्रोसेस है इटसेल्फ, वो समझने कि सिविल सर्विसेज जो एग्ज़ाम्स होते हैं IAS के,
पीटी, फिर मेंस और इंटरव्यू। तो मैं मोरलेस सेम पैटर्न के एग्ज़ाम वहाँ होते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कुछ सीखा मैंने। मैं सीखता हूँ रेदर दैन कि मैं कुछ देने का प्रयास करता हूँ। आई एम वेरी गुड लर्नर। जी, आपने लगभग 30-32 वर्ष दिया उस 32 विद्यालय years, को 32 और 32 वर्ष दिया, और उस माहौल में रहना, बच्चों के बीच में रहना, जाहिर सी बात है आपसे बच्चे बहुत प्रभावित हो पाए होंगे, बहुत कुछ सीख भी पाए होंगे। एक बात लोगों के बीच में आती है सर, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षित हो जाते हैं, योग्य होते हैं, डिग्री हासिल कर लेते हैं, उनके मन मस्तिष्क में एक बात बैठ जाती है कि हाँ, मैं नौकरी के लिए एलिजिबल हो गया हूँ। यदि बात करें ऐसे स्टूडेंट्स की, कई दफ़ा ऐसे हैं जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें ऐसा लगा कि हाँ, मैंने डिग्री हासिल कर ली एंड आई एम एलिजिबल फॉर द जॉब। उन्हें लगता है कि मैं जॉब के लिए एलिजिबल हो गया। यदि उन्हें नौकरी नहीं मिला, यदि उन्हें वो मंजिल नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक विरोधाभास खुद ब खुद शुरू हो जाता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या डिग्री योग्यता का आधार है? इसे मैं थोड़ा इसको फ्रैक्चर वे में कुछ बांट कर हम बात करें तो मुझे लगता है बेहतर संदेश दे पाएंगे। जी। अपने जो एस्पिरेंट्स हैं उनको भी दे पाएंगे और उनके पेरेंट्स से उनके बीच भी संवाद दे पाएंगे। पहली बात तो ये कि इंजीनियरिंग मेडिकल की बात हुई, पहला तो मैं कहूँगा कि सिलेक्शन प्रोसेस की बात आती है। तो 10 to 19 एज ग्रुप के जब हम विश्व की बात करें तो 28% पॉपुलेशन में, टोटल पॉपुलेशन का 28% हमारा जो है वो चाइल्ड का होता है, चिल्ड्रन का होता है। एंड उसके बाद 16% जो होते हैं 10 to 19 एज ग्रुप के होते हैं, 10 से 19 वर्ष के एज ग्रुप के होते हैं। इसमें ही उनका जो है वो कैरियर का वो फॉर्मेशन होता है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, क्योंकि 16-17 एज ग्रुप में वो इंटरमीडिएट में बच्चे होते हैं। एंड जस्ट आफ्टर डूइंग द इंटरमीडिएट दे गो फॉर द इंजीनियरिंग एंड द मेडिकल और इंडियन एंट्रेंस, जो भी उस लेवल की परीक्षाएं होती है। तो पहली बात यह है कि वो कैसे करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे बड़ी बात है, कोई भी एग्ज़ाम है, इसके लिए ज़रूरी है कि उस एग्ज़ाम को हम जानें कि उसका सिलेबस क्या है, राइट, और हम ये क्यों करना चाहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक कि अगर हमारे बच्चों के पास में, यंग माइंड्स के पास में, जब तक कि एक फ़िलासफ़ी नहीं होगा, एक बड़ा रीजन नहीं होगा, उनको सफलता मिलने में दिक्कत हो सकती है। तो सबसे बड़ी बात है कि बड़ा कारण होना चाहिए। सपोज कि डॉक्टर बनना चाहता है, व्हाई ही और सी वांट्स टू बी अ डॉक्टर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पता लग जाए उसे, और मुझे लगता है इट्स नॉट ईजी जॉब, ये आसान काम नहीं, इट्स ए बिग जॉब। और यहाँ पर टास्क क्या है, मैं कहूँगा कि हमारे जो घर का इन्वायरमेंट है, फैमिली का इन्वायरमेंट है, पेरेंट्स के जो एक फ़िलासफ़ी होते हैं वो ट्रांसलेट होते हैं बच्चों तक। तो एक यहाँ ये बात हम करते हैं 10 to 19 एज ग्रुप की। चलिए हम बात करते हैं कि बच्चे क्वालिफाई कर गए, प्रयास किया उन्होंने, सिलेबस को जाना, मेहनत किया, हार्डवर्क दिया, डेडिकेशन दिया, कॉन्फिडेंस दिया, बच्चे क्वालिफाई कर गए, दैट्स ऑल। सेकेंड पार्ट जो आती है बात की, वो बच्चे डॉक्टर हो गए, अब वो चाहते हैं कि हम, या इंजीनियर हो गए, वो चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं या कहीं भी एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि आपने मेडिकल एंट्रेंस का फॉर्म भरा, सिलेबस प्रोवाइड हुआ, उस सिलेबस के तहत आपने तैयारी की, यू क्रैक द एग्ज़ाम, राइट, टेक द डिग्री। अब बात आती उसी तरीके से कोई भी हमारा, जैसे हम मेडिकल साइंसेज की बात करते हैं, यूपीएससी कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज या कंबाइंड ऑल इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज की परीक्षा होती है, तो उनके भी अपने नॉर्म्स होते हैं, उनके भी अपने सिलेबस होते हैं। तो आपने एकता तो ले ली डॉक्टर बनने का, डॉक्टर आप हो गए, लेकिन डॉक्टर बनने का, आई मीन कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाने का, उनके लिए अलग एग्ज़ाम होता है, अलग सिलेबस होता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि समथिंग मिसलीडिंग, हमारे जो भी जो डिग्री होल्डर्स हैं उनको ये बात को समझना चाहिए कि हमने एक पार्ट तो पूरा किया, सेकेंड पार्ट पर हमें जाना है। तो जो भी एग्ज़ाम होंगे, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, इंस्टीट्यूशंस होंगे, जिस भी जो हमारा कॉलेजेस होंगे या मेडिकल इंस्टीट्यूशंस होंगे, उनके जो सिलेबस होंगे, उनके सिलेबस के तहत उनको तैयारी करनी होगी। और मुझे लगता है कि बहुत गैप नहीं होता है, इस जर्नी के बीच में गैप यही होता है कि हम पेशेंस नहीं दे पाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं दे पाते हैं, फेथ नहीं दे पाते हैं। तो मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा कि
आपका चाहना पर्याप्त नहीं है। हाँ, आप धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं कि आप ट्रैक में है, आपने योग्यता हासिल कर ली, यू आर इन द रेस। लेकिन आप सिंपल आप ओलंपियाड को देखें, से दे आर 9 ट्रैक्स, 9 ट्रैक्स में दे आर 9 एथलीट्स, सभी दौड़ेंगे, फर्स्ट विनर तो कोई एक ही होगा ना। जी जी। तो उस विनर, वो विनर, तो आप तो बधाई के पात्र, धन्यवाद के पात्र कि आप ट्रैक में है। तो ये तो आपके पास विश्वास की प्रकाशता है। यू शुड हैव द कॉन्फिडेंट एनफ दैट यू आर इन द ट्रैक। अब रही बात की सक्सीड होना, तो सक्सीड होने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए ज़रूरी है कि आप एक अनुशासन दे फर्दर। कैसा अनुशासन? जो अनुशासन वो यूपीएससी चाह रहा हो या कोई भी जो रिक्रूटमेंट बोर्ड चाह रहा हो, उसके अनुशासन को समझे, उसके कॉन्फिडेंस को समझे, उसके फेथ को समझे। तो मुझे लगता है कि ना तो आपको कभी फ्रस्ट्रेशन होगा, ना तो असफलता होगी। एक बात ज़रूर है जी कि वैकेंसीज हो सकते हैं कम हो, इट डज नॉट मीन यू आर अनफिट। अनफिट तो आप हैं ही नहीं, ट्रैक में तो हो ही, यहाँ ना सही वहाँ। इसलिए कभी याद रखेंगे कि योर डोर्स आर नॉट क्लोज, आपके दरवाजे कभी क्लोज नहीं होते हैं, एवर ओपन टू ऑल। सिर्फ विश्वास, श्रद्धा और कमिटमेंट को नहीं खोए। जी, विश्वास बनाए रखना चाहिए, एक प्रयास जो है उसे जारी रखना चाहिए, ताकि आपको खुद में लगे कि हाँ, मैंने अपने तरफ से कोशिश की है और मैं सफल होने की रेस में निरंतर आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत सारी बातें हमने की, हमने ये जाना कि किस तरीके से शिक्षा को आधार मानकर इंसान आगे क्या रुख करते हैं। लेकिन कई दफ़ा ऐसा समय आता है, ऐसा सिचुएशन आता है, इंसान डिग्री तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन नौकरी पाने का जो समय आता है, वो डिग्री से लेकर नौकरी पाने तक के बीच का जो कश्मकश होता है, वो इंसान को कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बहुत परेशान करता है। बहुत उदेरबुंद उनके मन में होता है, किधर जाऊं, कहाँ तैयारी करूं, कैसे तैयारी करूं, किस किस चीज़ की तैयारी करूं। और ऐसे में बहुत मुश्किल हो पाता है अपने मन को समझाना, तैयारी करना, और साथ ही अपने पेरेंट्स को समझाना कि नहीं, मैं सही दिशा में हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे वैसे स्टूडेंट्स को? ये एक डिग्री ले लेना, जैसे अभी आप देखेंगे कि हम अपने हिंदुस्तान की बात करें कि तो लगभग जो परीक्षाएं हैं उसमें ग्रेजुएशन की डिग्री आधार है। कुछ टेक्निकल पोस्ट को छोड़कर जहाँ पे हो सकता है कि एक्सपीरियंसेस की ज़रूरत हो, अनुभव की ज़रूरत हो, या फिर टेक्निकल पोस्ट हो, डॉक्टर्स का हो, इंजीनियर्स का हो, या फिर डिफेंस सेक्टर का हो, या स्पेस टेक्नोलॉजी का हो, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हम आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स की बात करें, वहाँ पे सिंपल ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन के साथ क्या है, 60% मिनिमम क्वालिफिकेशन, मार्क्स 60% होना चाहिए। वही सिविल सर्विसेज में सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो मैं बता देना चाहूँगा कि क्वालिफिकेशन एक ही हुआ, ग्रेजुएशन हुआ, एक में मार्क्स मिनिमम 60% हुआ, एक में सिर्फ आपको पास होना चाहिए, टेक्निकल पोस्ट को छोड़कर। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डिग्री तो आपने ले ली, लेकिन आप क्वालिफाई करने के लिए योग्य नहीं है, आवेदन करने के लिए है। यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट, यू कैन नॉट क्लेम टू बी देयर कि सिंस हमने ग्रेजुएशन का डिग्री ले लिया एंड दैट्स वाई हमारा चयन हो। मुझे लगता है कि थोड़ा भरोसा रखें कि आप खुद को तो योग्य बना लिया, आपके पास 60% मार्क्स नहीं होता ग्रेजुएशन में, या सिंपल ग्रेजुएशन नहीं होता, तो आप ना तो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स का दे पाते हैं, ना तो आप सिविल्स दे पाते हैं, उसके समकक्ष कोई एग्ज़ाम दे पाते हैं। यदि हम डॉक्टर्स की बात करें, यदि आपके पास एमबीबीएस डिग्री नहीं होता तो आप तो एग्ज़ाम ही नहीं दे पाते। तो आप तो धन्यवाद के पात्र हो। मैं तो कहूँगा कि हमारे जितने भी यंग माइंड्स हैं, एनर्जी ऑफ द कंट्री, ये देश की ऊर्जा, हमारी ऊर्जा, आप तो ट्रैक में हो, दौड़ रहे हो, जीतने की उम्मीद रखो यार, क्योंकि यहाँ से आज जाना है, क्वालिफाई करना है, आवेदन करना है, यूपीएससी वैकेंसी निकालेंगे,
स्टेट सर्विसेज निकाले, आरबीआई निकाले, मेडिकल साइंसेज पे वैकेंसी हो, डिफेंस सेक्टर के वैकेंसीज हो, आप वहाँ आवेदन करें। आवेदन तो कर ही रहे हो, तो आपके पास एक योग्यता तो है, आप दौड़ रहे हो, बस थोड़ा सा भरोसा दे दो, गिव सम फेथ। और जो एग्ज़ाम के जो पैटर्न है, उस पैटर्न को आप समझ लो, सिलेबस को समझ लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लो। मुझे लगता है कि होना है, नहीं कि कोई बात नहीं है। फ्रस्ट्रेशन कोई स्कोप है ही नहीं। और याद रखेंगे, नेवर गिव अप, कभी छोड़ना नहीं। यदि मान लो कहीं पर आपका चयन नहीं हुआ, तो दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द कैरियर। क्यों नहीं हम कह सकते हैं इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द कैरियर। हो सकता है हमारे लिए बेहतर दरवाज़ा खुला हो, व्हाई नॉट वी अलाउ द डोर्स टू ओपन, क्यों नहीं उसको हम खोल दें, उसे आने दें। मुझे लगता है कि सफल तो आपको होना ही है, निराश होने की कोई बात नहीं। जी, आज के बच्चे यदि इस बात को समझ लें कि आपने कोशिश की है तो सफल आपको होना ही है, इसी दिशा में आपको निरंतर प्रयास करना है, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी और सफलता उन्हें ज़रूर मिलेगी। तो इस बात को ज़रूर अपने मन मस्तिष्क में बसा के रखिए कि आपने अपने लिए प्रयास किया है तो सफलता मिलना तय है। ये अलग बात है, किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को देर से मिलती है, लेकिन मिलती ज़रूर है। राजकुमार जी, आपने सिविल सर्विसेज में जो हैं, आप उनको ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें सिखाते हैं, कितना मुश्किल काम होता है, किस तरीके से आप उन्हें ट्रेनिंग दे पाते हैं? क्योंकि किसी को तैयार करना, मन से तैयार करना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। कैसे आप उन्हें सिखाते हैं? दरअसल सिविल सर्विसेज की जो बात है, ये मेरा प्रयास है। हम उनकी ताकत को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। जी, आई डोंट क्रिएट एनीथिंग न्यू इन देम। उनके पास है ही ये कैपेबिलिटी, ये क्षमता है ही कि एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। सिर्फ हम ये प्रयास करते हैं कि उनको इंस्पायर करें, मोटिवेट करें, प्रेरित करें कि आप कर सकते हो, यस यू कैन डू इट। यह मेरा प्रयास रहता है। और इस प्रयास के क्रम में ही मैं कुछ मोटिवेशनल वीडियो भी मैं पोस्ट करता हूँ, सिर्फ उनको मोटिवेट करने के लिए। आई एम नॉट मोटिवेटर, मैं मोटिवेटर नहीं हूँ। जी, एक जीवन के अनुभव को मैं शेयर करता हूँ। मैंने ये पाया कि हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, मेधावी होते हैं, अनुशासित भी होते हैं, पर कभी कभी वे पिछड़ जाते हैं। और सिविल सर्विसेज तो मैं कहूँ कि यह अनप्रिडिक्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल। इसे हमें प्रिडिक्टेबल करना है। और हमारे पास दो ही इंस्ट्रूमेंट इसके लिए है, पेशेंस एंड इंटेंस एंड हार्ड वर्क। हार्ड मीन्स स्मार्ट वर्क, दो चीज़ें हैं, धैर्य, इंटेंस स्मार्ट वर्क। ये दो चीज़ को करने के लिए मैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को इंस्पायर करता हूँ, परसू करता हूँ, उनमें विश्वास भी देखता हूँ, उनके विश्वास को खुद में रखता हूँ। और खासकर विगत 5 वर्षों से हमारा ये प्रयास है। सिंस 2017 आई हैव बीन मेंटरिंग द स्टूडेंट्स फॉर द सिविल सर्विसेज। अच्छा खासा सीखा मैं बच्चों से, अच्छी सफलताएं भी मिली। और मैंने बच्चों तक यही पहुंचाने का प्रयास किया कि आप मेरी ताकत हो, यू आर माई पावर, यू आर माई हॉर्स पावर, इफ़ यू सक्सीड आई विल सक्सीड। तो अच्छा रिटर्न मिलता है, काफ़ी अच्छा बच्चे करते हैं। मैंने देखा कि एवरेज बच्चे जो समय से काम कर, अनुशासन देकर, सुबह उठकर अपने आप को अनावश्यक डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से अलग रख कर, क्योंकि डिजिटल डिस्ट्रैक्शन जो है अभी के समय के लिए, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे एज पीपल हो, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन आई थिंक इज अमंग द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शंस एवर सीन इन आवर कंट्री। तो इससे भी बचने का हम उन्हें सुझाव देते हैं
एक्सरसाइज ज़रूरत तो करनी ही है। तो मुझे लगता है कि कुछ मोटिवेशन भी पढ़ने की सलाह देते हैं उनको, और बच्चे करते हैं और अच्छे रिजल्ट आए। जी, ये खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जब आप किसी को तैयार करते हैं। ये बहुत बड़ी बात आपने कही, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जो आज जब हम डिजिटल युग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनकी शुरुआत ही होती है, आपने जैसा बताया भी, और प्रैक्टिकलिटी में भी यदि हम इन चीज़ों को देखें तो उनकी शुरुआत ही होती है। मोबाइल से शुरुआत होती है, लैपटॉप से शुरुआत होती है, टेलीविज़न से शुरुआत होती है। ऐसे में कहीं ना कहीं उनका जो मुख्य ध्येय होता है कि मुझे अपना करियर पे फोकस करना है, वो थोड़ा थोड़ा पीछे छूटता चला जाता है। यदि हम बात करें बिहार में संभावनाओं की बात करें सर, तो कोई ऐसा वर्ष नहीं है जो छूटा है। यदि हम टॉप 10 का जिक्र करें तो बिहार में का कोई ना कोई बच्चा उसमें शामिल होता ही है। सिविल सर्विसेज की यदि हम बात करें तो बिहार के विद्यार्थियों में किस तरह की संभावनाएं आप देख पाते हैं? बिहार के जो बच्चे होते हैं मेहनती तो होते हैं काफ़ी, दे आर लेबोरियस, दे बी विद द हार्ड लेबर, मेहनत तो करते हैं। हम विगत दिनों के आमिर सुहानी की बात करें, जो हमारे स्टेट के चीफ सेक्रेटरी भी रहे और यूपीएससी के टॉपर भी रहे अपने समय के, आमिर सुहानी जी। अभी हाल के वर्षों का शुभम कुमार की बात भी हम कर सकते हैं। फिर जो कुणाल थे, किशोर कुणाल जी, उनकी बात कर सकते हैं। डॉक्टर मनीष रंजन की भी बात कर सकते हैं, भी झारखंड कैडर में सेक्रेटरी हैं। अभी पटने के जो डिविजनल कमिश्नर हैं, जो डीएम पटना रह चुके थे, कुमार रवि जी, या फिर हमारे जो अरुण कुमार सिंह जी जो चीफ सेक्रेटरी थे, वो सारे के सारे बिहार से ही बिलोंग करते हैं। और रैंकर डॉक्टर मनीष रंजन 4th रैंकर। अभी डिविजनल कमिश्नर जो हैं हमारे बिहार के पटना के कुमार रवि, उनका भी 15th रैंक था। तो यहाँ के बच्चे मेहनती होते हैं, कठिनाइयों में भी काम कर सकते हैं। आप जानते हैं कि डस्ट पॉल्यूशन की यदि हम बात करें, या फिर अब तो थोड़ी बहुत स्थिति ठीक हो रही है, कल के दिनों की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी का भी क्राइसिस हुआ करता था। या फिर यदि सहरसा सुपौल के कोई बच्चे हैं तो वहाँ पे अचानक बाढ़ भी आ जाती है। तो ऑल डिफरेंट कंडीशंस हमारे बिहार के बच्चे होते हैं और जूझते हैं, और जूझना अपने आप में एक काबिलियत है। और मैं कहूँगा कि ईश्वर के द्वारा दिया गया एक वरदान है। तो हमारे बिहार के बच्चे बेखूबी इस चीज़ को समझते हैं और मेहनत करते हैं, और थोड़ा उन्हें थोड़ी दिशा मिल जाए उन्हें, तब तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ कर बैठते हैं, जिसका जिक्र हम लोगों ने किया बिहार के बच्चों के साथ। किस तरीके से बच्चे अपनी तैयारी करें यदि वो यूपीएससी की तरफ जाना चाहते हैं, बीपीएससी की तरफ जाना चाहते हैं? शुरुआती किस तरीके से उनका प्रिपरेशन होना चाहिए ताकि आगे चल के उन्हें सफलता मिल सके? क्या कुछ कहेंगे? पहली बात तो ये है कि जो भी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हों, चाहे स्टेट सर्विसेज हो या यूपीएससी के भी, पहली चीज़ तो ये है कि जिस भी एग्ज़ाम को आप देते हो उसके सिलेबस को आप देख लो। एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि यदि सिलेबस आपको याद हो गया तो काफ़ी हद तक आपकी तैयारी हो गई। तो सिलेबस याद हो गया तो मोरलेस क्वेश्चन भी आपके दिमाग में आ गया है, और क्वेश्चन जब आ गया आपके दिमाग में तो यू विल डिस्कवर द आंसर, यू विल सर्च द आंसर। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ मैंने शुरू में ही कहा था कि इंटेंस डिजायर होनी चाहिए, हमको ये करना ही है, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक कोई बड़ा कारण ना हो तब तक बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल सकती है। तो दूसरी बात ये कि वो एक बहुत बड़े कारण को ढूंढे, अंदर से निकाले कि देयर इज अ बिग रीजन। तीसरी चीज़ ये कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 10 ईयर्स, चाहे स्टेट के हो चाहे यूपीएससी के हो, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आराम से 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो टेस्ट के रूप में देख लें, जैसे पीटी की हम बात करते हैं यूपीएससी का, 2 आवर्स ड्यूरेशन है, तो किसी साल के क्वेश्चन को उठा लिया और टेस्ट के रूप में देखा, और देने के बाद में वो पीरियोडिक इवैल्यूएशन में खुद को करे
चौथी बात यह है कि पेशेंस तो धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। और पांचवी जो चीज़ ये है कि एक विश्वास होना चाहिए अंदर में, और जब तक कि उनमें विश्वास नहीं होगा, उनमें खुद के प्रति प्यार नहीं होगा, तो कैसे वो सिविल सर्विसेज को लव करेंगे, कैसे उसको फेथ करेंगे। इससे ज़रूरी है कि देयर मस्ट बी इंटेंस फेथ एंड लव फॉर हिज और हर ओन लाइफ, और तब जाके वहाँ पर वो ट्रांसलेट कर पाएंगे। जी, आपने बहुत बड़ी बात कही सर, क्योंकि कई ऐसे बच्चे होते हैं जो उन्हें लगता है कि चलिए मैं तैयारी करता हूँ, काश मे बी मैं सक्सेस हो जाऊँ, तो मे बी को पॉसिबिलिटी में मुझे लगता है कि बदलने की कोशिश करनी चाहिए कि हो सकता है मैं सफल हो जाऊँ। ये सोच के आप परीक्षा में नहीं बैठे, बल्कि मुझे सफल होना है, इस विश्वास के साथ यदि आप परीक्षा में शामिल होते हैं तो निस्संदेह आप सफल होंगे। यदि हम बात उन विद्यार्थियों की करें, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो तैयारी तो करते हैं, एक लंबा समय देते हैं, चाहे वो बीपीएससी की हो, यूपीएससी की परीक्षा हो, एक लंबे गैप के बाद जब उनका सिलेक्शन नहीं होता तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं है, अब मैं आगे क्या करूँ, मैं किस दिशा में अपना भविष्य बनाऊँ, ये उन्हें समझ में नहीं आता। तो क्या कुछ दिशा निर्देश देना चाहेंगे आप? मैं बताऊं कि सबसे पहले तो अगर हम ढंग से तैयारी करें तो ना की कोई बात नहीं है, होना ही है। अगर 8+8+8 24 आवर्स हमारे पास है, इस बीच में अगर अपने आप को डिवाइड कर दे, 8 आवर्स स्लीपिंग आवर्स, 8 आवर्स स्टडी आवर्स, और 8 आवर्स जो रिमेनिंग है वो हम 4 आवर्स देते हैं, और जो भी आप काम करना चाहते हो, और 4 आवर्स उसमें क्वालिटी आवर्स होना चाहिए, 4 आवर्स, नॉट द रेस्ट आवर्स, जिसमें आप मोटिवेशनल बुक्स को पढ़ते हो, स्टोरीज पढ़ते हो, तो नहीं होने की कोई बात ही नहीं है। पहली बात ये, इन केस चूँकि सब चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि प्रयास तुम करोगे, फल तो कृष्ण ही देंगे। तो कभी कभी लगता है आदमी को कि हमने काफ़ी मेहनत किया, स्टूडेंट्स को लगेगा मेहनत किया पर हमारा नहीं हुआ, पर ऐसा नहीं है। वहाँ ना सही, कहीं और तो सही। बहुत सारे, चूँकि आपकी तैयारी अच्छी है, यू बिकम ए कंप्लीट नॉलेजेबल फिगर पर्सनालिटी, तो इस नॉलेज का इस्तेमाल अगर यूपीएससी में ना हुआ तो आरबीआई गेटवी ऑफिसर्स में होगा, इक्विवेलेंट ऑलमोस्ट होता है। वहाँ नहीं हुआ, स्टेट सर्विसेज हुए। वहाँ ना सही, बहुत सारे हमारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं। तो आप अपनी नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट करो, होना ही है, कोई फ्रस्ट्रेशन का स्कोप नहीं है। बिलीव इन मी, कभी छोड़ना नहीं, ये आपका है। जी, कई ऐसे बच्चे हैं जो ये कहते हैं, या ऐसा देखा भी गया है, एक रिजल्ट में ये पाया गया है कि यदि आप ग्रुप बनाकर पढ़ाई करते हैं तो सफलता जल्दी मिलती है, क्योंकि आपका जो ग्रुप होता है वो एक मोटिवेशनल ग्रुप होता है। इसके विषय में आपकी क्या राय है? बिल्कुल, ग्रुप लाभदायक हो सकता है, होता है, पर एक सावधानी जरूरी है जी, क्योंकि वो एक वर्ड आपने कहा मोटिवेशनल ग्रुप, जी, नॉट सिंपल ग्रुप। तो अगर मोटिवेशनल ग्रुप है तब तो बहुत फ़ायदा होगा। यदि मोटिवेशनल ग्रुप नहीं है, इट्स अ सिंपल ग्रुप, तो हानि होगी। क्योंकि मैं यह भी संदेश देना चाहूँगा कि कीप अवे फ्रॉम द डिस्ट्रैक्टिंग पीपल। वैसे लोग जो टॉक्सिक पीपल है, जो आपको डीमोटिवेट करे, और ये टॉक्सिक पीपल हो सकता है हमारे फैमिली में भी हो, कि काफ़ी वर्षों से तैयारी कर रहे हो, आपका नहीं हो रहा है, तो डीमोटिवेट करेंगे। जी, जी, तो ये हम रिलेशंस को छोड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन दे मस्ट बी जुडिशियस इनफ हाउ टू टैकल देम, कैसे उनके साथ रिश्ते भी निभाए और अपने मंजिल को भी साकार करने में कोई कसर न छोड़े। जी। चूँकि आप मोटिवेट करते हैं लोगों को, आईएएस अधिकारियों को आप ट्रेनिंग देते हैं, बच्चों को बताते हैं कि किस तरीके से वो अपनी तैयारी करें। यदि आपके विषय में जानना चाहो राजकुमार सर, किस तरीके से आप खुद को मोटिवेट करते हैं? क्योंकि खुद को भी मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोगों के बीच में जाएं तो आप एक सेल्फ पैकेज लगे कि आपको देख के लोग मोटिवेट हो पाएँ। अपने आप को किस तरीके से मेंटेन करते हैं? ये बहुत अच्छी बात
मैं बताऊं, बिलीव इन मी, एवरी मॉर्निंग व्हेन आई गेट अप, जब सुबह मैं जगता हूँ तो आई टेक इट अ ब्लेसिंग, नेसेंट मॉर्निंग, एंड टेक माई सेल्फ एज अ नेसेंट चाइल्ड। जैसे नवजात शिशु हो, हमारी सुबह भी नवजात है, हमने कुछ किया ही नहीं है। वो जो सुबह वरदान के रूप में लिया है, इसे हमें ईश्वर को लौटाना है, क्योंकि यह मॉर्निंग कोई साइंटिस्ट क्रिएट नहीं कर सकता, यह गिफ्ट कोई साइंटिस्ट नहीं दे पाएगा। जी। क्योंकि एक डेड बॉडी को बनाना हो तो अराउंड $5 ट्रिलियन की ज़रूरत पड़ती है। आप सोच लें कि भगवान कितना बेहतरीन तोहफा हम सबों को दिया, एक इंसान के और रूप एक में सुबह ईश्वर ने भी बनाया। देते हैं भगवान। जी। चलते चलते क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं यही कहना चाहूँगा, शेर को देखो, सी द लायंस, लायंस एटीट्यूड। ना तो शेर मजबूत होता है, ना तो शेर भारी होता है, ना तो शेर तेज होता है, ना तो शेर तेज सबसे तेज दौड़ सकता है, लेकिन वह जंगल का राजा है, बिकॉज लायंस एटीट्यूड। शेर यह जानता है कि हमें इस एटीट्यूड से ही हमें लोग राजा समझेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इट इज़ द एटीट्यूड, नॉट द एप्टीट्यूड, दैट विल डिटरमाइन द एल्टीट्यूड। जीवन में हमेशा एटीट्यूड ही डिसाइड करेगा। हैव द लायन एटीट्यूड एंड नेवर गिव अप। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पर आए, लोगों को मोटिवेशनल बातें बताई और किस तरीके से अपनी तैयारी कर पाए बच्चे, किस तरीके से यूपीएससी की तैयारी करें, बीपीएससी की तैयारी करें, और यदि वो निराश हो रहे हैं तो किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करें। इन तमाम विषयों पर आपने चर्चा की। राजकुमार प्रसाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। तो दोस्तों, आप देख रहे थे ये विशेष बातचीत जो हम कर रहे थे शिक्षाविद राजकुमार प्रसाद जी से। कैसी लगी आपको हमारी आज की ये बातचीत? कैसा लगता है कार्यक्रम बिहार बिहार? इस कार्यक्रम के विषय में आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हम तक लिख भेजें। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director ddkpatna@gmail.com।